बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कप्तान भी करप्ट निकला, क्या उनकी अहलिया भी करप्ट हैं या पूरा ख़ानदान ही करप्ट है? एक और ऑडियो कॉल ने हंगामा बर्पा कर दिया। ये ऑडियो कॉल प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की उनकी बेटी से मुबैना तौर पर होने वाली गुफ्तगू है, जिसमें ज़िक्र है मोहतरमा बुशा बीबी का, जो इमरान खान की अहलिया है, यानी पाकिस्तान की साबिक़ खातून अव्वल। उनके हवाले से एक ऑडियो कॉल मंजरेआम पर रही है और ये ऑडियो कॉल ताड़ मैदान में लेकर आए हैं। पंजाब हुकूमत के वज़ीर दाखिला है और वो इस केस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये ऑडियो लीक की है। इसके हवाले से 2 रोज़ कबल भी इतलात थी कि कोई ऐसी ऑडियो मंजरेआम पर आ रही है, ये मार्केट में लाई जाएगी, जिसमें किसी 3 कैरात और 5 कैरात हीरे की अंगूठी का जिक्र है। बड़ी लंबी दास्तान है, जिसमें मलिक रियाज, जो कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के राजदान हैं, जिनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनकी बेटी अपने वालिद को बता रही हैं कि फ़रा का फ़ोन आया था। मुबैना तौर पर ये फ़रा और गोगी की गुफ्तगू कर रही हैं, जिन्होंने ये बताया कि खातून अव्वल ने हीरे की 3 कैरात की अंगूठी कबूल करने से इनकार कर दिया है। वो फ़रा का नाम लिए बगैर कहती है कि हफ्ते को दोबारा उनसे मुलाकात है, अंगूठी इससे पहले अरेंज कर ले। मलिक रियाज अपनी बेटी से कहते तुम वो अंगूठी मंगा लो और उनको नई अंगूठी अरेंज कर दो। मलिक रियाज को बताती है कि सुबह आपकी साइट के ताले खुल जाएंगे। हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते ਨੂੰ मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ अरी तो कर दे, तो मुआ दे। मैं कहता अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके तो मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनू दे देना। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइट से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैं दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती से, मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ, मैं आज पूरी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूं। मैं क्या अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू की कितनी फीलिंग है? मैं क्या जगह जगह अब्बू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। ये एक दास्तान है कि मलिक रियाज साहब ने पेशावर में बैरियर टाउन का एक दफ्तर खोला। उस दफ्तर के ज़रिए उन्होंने मार्केटिंग शुरू की कि बैरियर टाउन पेशावर में अपना काम शुरू कर रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस दफ्तर को ताले लगा दिए, क्योंकि उनके बकौल उनकी इजाज़त के बगैर और ये मामला शुरू किया गया। यानी बैरियर टाउन की ने ना कोई ज़मीन ली, ना कोई साइट का पता बताया, और महज एक बड़ा दफ्तर खोल के लोगों से बैरियर टाउन के नाम पर बुकिंग शुरू कर दी। अब ये बुकिंग लाखों में होती है और ये रातों रात इससे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, बल्कि अरबों रुपए कमाए जाते हैं। जगह उसके बाद ख़रीदी जाती है और ये बड़ा पुराना सिलसिला, ये तरीक़ा वारदात बड़े अरसे से जारी है। मलिक रियाज साहब हों या कोई और बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हो, वो या तो ज़मीन ख़रीदते नहीं या थोड़ी सी ज़मीन ख़रीद के उसके ऊपर एक बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़ी हाउसिंग स्कीम लॉन्च करते हैं और फिर लोगों से उसकी एडवांस रकम वसूल करते हैं, बुकिंग के नाम पर रकम वसूल करते हैं और बाद में उसकी कुरानदाजी करते हैं। और ये अरबों रुपये वो वसूल करने के बाद या तो लैंड ख़रीदते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, या फिर लैंड ख़रीदे बगैर ही कुछ लोगों को रकम कुछ अरसे के बाद, यानी उस रकम को कहीं और इस्तेमाल करने के बाद रकम वापस की जाती है।
तो ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि फ़रा गोगी किस तरह से इमरान खान साहब की फ्रंट वुमेन थी। इसकी ये छोटी सी झलक इस वीडियो में, इस ऑडियो में नज़र आ सकती है। यानी इसका आसान तर्जमा ये है कि खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को अंगूठी की रिश्वत दें और हर जायज़ और नाजायज़ काम करा लें। तो एक बात तो साबित होगी कि इमरान खान को कोई नहीं ख़रीद सकता सिवाय मलिक रियाज के, और मलिक रियाज साहब के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो उनको उनकी एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन भी दे देते हैं, और फ़रा और गोगी को वो सस्ती ज़मीन फ़रोख्त करते हैं ताकि वो दुगनी कीमत पर बेचकर उसमें से माल कमा सके। तो ज़मीनों का कारोबार करने वाले प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज सियासतदानों की जेबें इसी तरह गर्म करते रहते हैं। तो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिस जिसमें बैरिया टाउन के मार्केटिंग दफ्तर को ताले लगाए गए, उसको खिलवाने के लिए इस रिश्वत का लेन देन किया गया। ये 2019 का केस है। ये ऑडियो अब मार्केट में क्यों आई है, इसको लाने का मकसद क्या है और इसके पीछे क्या एफर्ट्स हैं। इसमें तो एक बात है कि जब से वजारत दाखिला अतात तालुक को मिली है और फ़रा उर्फ गोगी उनके खिलाफ लिटिगेशन में गई हुई है, उन्होंने केस किया हुआ है अतात तालुक के ख़िलाफ़, और फिर अतात तालुक भी जुटे हुए इस काम में कि वो उनकी चीज़ें निकाल के बाहर ला रहे हैं। इस हवाले से एक अहम बात यह है, जो कहने वाले वो कहते हैं कि साबिक DGI जनरल आसिम मुनीर ने एक बार इमरान खान साहब को बताया था कि उनकी अहलिया मलिक रियाज से रिश्वत के तौर पर हीरों का हार ले रही है। तो उस वक़्त कप्तान ने अपनी बीवी को डांटने या सरजनिश करने की बजाय जनरल आसिम का ही तबादला करवा दिया था। तो खान साहब जिनके बारे में हमेशा ये तासुर दिया जाता है और उनके चाहने वाले वोटर सपोर्टर कहते हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन उन पर पिछले दिनों तोशाखाने की घड़ी बेचने का इल्ज़ाम लगा था जिसको उन्होंने इनकार नहीं किया। तो शौहर तोशाखाने की घड़ियाँ बेच के गुजारा करता है, बीवी अंगूठियाँ बेच के गुजारा करती है। तो ये बड़ा यानी मासूमाना सा सिलसिला है। इस पूरे मामले में जो हुकूमत का क्लेम है वो ये कि पिछली हुकूमत रिश्वत लेके डायमंड के ज़रिए रिश्वत लेती थी और इसके ज़रिए यानी डायमंड घड़ियाँ, और ये बड़े लंबे चौड़े इल्ज़ाम लगाए उन्होंने कि वो ये तहफ़ लेकर दुबई भेजे जाते थे और फिर 5% कमीशन यानी 5% कम कीमत पर वो बेचे जाते थे, और फिर रकम जो है वो मनी वापस हुंडी के ज़रिए मंगाई जाती थी। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये कि ये दुबई में हीरे बेचे जाते थे और कहा जाता था कि ज्वेलरी बेची है, और इस मकसद के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट को पैसे बनाने का ज़रिया बनाया गया। फ़रा खान उनके शौहर को 32 करोड़ रुपए की छूट दी गई एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए, यानी कि एमनेस्टी स्कीम भी इसी मकसद के लिए लाई गई कि इस रकम को लीगल किया जाए। तो हुकूमत का इल्ज़ाम ये कि इमरान खान से बड़ा चोर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, काम कम हुए और हीरे ज़्यादा मांगे जाते रहे। तो ये कई हीरे हैं जो दुबई में बेचे गए। फिर उन्होंने और बड़े इल्ज़ाम लगाए, उनका इमरान खान की गुर्बत बटारे में 2 ख़वातीन का हाथ है और उनकी करप्शन के सबूत बारी बारी सामने आ रहे हैं। तो ये ऑडियो लीक से खास साहब को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उनकी ईमानदारी पे कोई हर्फ आएगा या उनके ऊपर कोई सवाल उठेगा। तो उनको पहले भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके ऊपर करप्शन का पहली बार इल्ज़ाम नहीं लगा। इससे पहले भी वो तोशाखाने के तहफ़ बेच चुके हैं, जो कि जिसको करप्शन, ये मॉरल करप्शन कहा जाता है या ये कह लें कि इख्तियारात से तजावुज़ कहा जाता है। तो मजबूरी तौर पर हुकूमत ये नेक्सस साबित करने की कोशिश कर रही है कि फ़रा और गोगी जो कि बुशरा बीबी की दोस्त थी, वो दरअसल इमरान खान और उनकी अहलिया की फ्रंटमैन थी और खान साहब की अहलिया के ज़रिए इल्लीगल काम किए जाते थे। और ये काम यानी इसमें ये साबित हुआ कि जो बड़े लोग हैं, जो ख़ास सियासतदान हो, हाँ बिज़नेसमैन हो, वो अपनी ख़वातीन को भी इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शायद ख़वातीन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उन ख़वातीन के हवाले से लोग ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, उनकी ज़्यादा तहक़ीक़ात और तफ्तीश नहीं होती। औरतें पार्टियों में मिलती हैं, ये जो अमीर उमरा शुरफा अपने घरों में पार्टियां करते हैं, दुआ रखते हैं या कोई और महफिल रखते हैं, तो उसमें इस किस्म के मामलात को सरअंजाम दिया जाता है। तो अगर कोई निगरानी या तहक़ीक़ और तफ्तीश भी कर रहा हो और आपकी जासूसी भी करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये तो घर की बात है, इसका आपको कोई इल्म नहीं हो सकता। एक मामला बुशरा बीबी तक पहुंचा और बुशरा बीबी के ज़रिए अपने उनके शौहर तक पहुंचा और मामला वही हल हो गया, बात ना बाहर गई, ना इसकी कोई किसी को रिपोर्ट होगी। अब ये सवाल ये कि मलिक रियाज साहब की दूसरी ऑडियो क्यों आई है, क्या उनकी जासूसी हो रही है, और उनकी खासकर ऑडियो का मतलब ये कि अगर ये ऑडियो उनकी इमरान खान के हवाले से आ सकती है, तो फिर उनकी और भी कई सियासतदानों के साथ इसी तरह की दोस्ती रही है, तो उनकी भी ऑडियो टेप उन लोगों के पास होगी
जिन लोगों के पास ये ऑडियो टेप मौजूद थी, तो उनको भी होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खान साहब इसको ज़ेर ताब है, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह की हुकूमत की और उसके बाद जिस तरह के झगड़े किए, उसके बाद वो शोर मचा रहे जी मेरे ख़िलाफ़ मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। तो ये एक बड़ा अहम मौजू है, पाकिस्तान की सियासत में भौचाल पैदा कर दिया है कि खान साहब का जो कुनबा है, ख़ुद खान साहब नहीं बल्कि उनका पूरा कुनबा करप्शन में इन्वॉल्व है। और यानी हाय मेरी अंगूठियाँ से शुरू हुआ है कि वो खातून जिनके बारे में ये तसव्वुर दिया जाता रहा कि वो एक दीनदार मजहबी और घरेलू खातून है, उनके हवाले से इस किस्म की चीज़ का सामने आना, गो इसमें डायरेक्ट लिंक कभी भी साबित नहीं होता। ये मुबैयन तौर पर मलिक रियाज की अपनी बेटी से गुफ्तगू है, तो ये फ्रांसिक के ज़रिए साबित होगा कि ये वाकई उनकी ऑडियो है, ये किसी और की है। लेकिन इस गुफ्तगू का जो मरकज़ और माहिज़ है वो इमरान खान है। इससे पहले भी जो आसिफ अली ज़रदारी और मलिक रियाज की गुफ्तगू की ऑडियो सामने आई थी, उसमें भी इमरान खान मौजूद नहीं थे, लेकिन गुफ्तगू का मरकज़ और मौजू खान साहब थे। तो खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन ये कोई बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं है। उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगते रहे करप्शन के, लेकिन उनके खिलाफ भी करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। तो 2 मिनट 10 सेकंड वाली जो ऑडियो लीक हुई है, इससे खान साहब को कितना फ़र्क पड़ेगा? वैसे तो तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया है। वो कहते हैं जी 2 लोगों की आपस में गुफ्तगू, इसका हमसे कोई ताल्लुक और कोई लेना देना नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ। खान साहब इससे पहले भी कहते थे फरा और गोगी का क्या कसूर है। तो खान साहब हमेशा फरा और गोगी की बेगुनाही के बारे में, बल्कि ज़िंदगी में उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद, वो फरा और गोगी को बेकसूर साबित करने के लिए की, क्योंकि मामला उनके घर तक जा रहा था। अब उन फरा और गोगी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बैरून मुल्क चली गई हैं, वापस आने वाली है, वो ऐलान के बावजूद ना वापस आ रही है, ना अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम साबित कर पा रही हैं। उनके शौहर ने भी दावा किया था कि उनकी अहलिया जल्द पाकिस्तान में होगी और हम इस मामले को क्लियर करेंगे, नैब के पास ये केस मौजूद है। तो अब ये हकीकत है या फसाना है, लेकिन खान साहब की जो ऑडियो और वीडियो लिखने आना था, उनमें से ऑडियो लीक तो आ रही हैं। अब वीडियो लीक कब आएगी इसके बारे में बहुत से लोग श्योर है कि वो भी आएगी, लेकिन देखना कि खान साहब अपने पाँव कितने फैलाते हैं। खान साहब जितने पाँव फैलाएंगे उतनी मुश्किलात का शिकार हो गए। खान साहब जब तक पेशावर में थे, अगर इसको लिंक किया जाए, आज वो बनीगाला पहुंच गए, लेकिन जब तक पेशावर में थे तो ये ऑडियो लीक नहीं हुई थी। लेकिन ऑडियो की शुनीद मैंने आपको बताया कि वो थी, फ्राइडे टाइम में ये खबर छपी थी कि इस तरह की कोई ऑडियो सामने आ सकती है। तो सबूत आ गए हैं। अब ये सबूत को डिनाई करना उन 2 किरदारों का काम है जिनके इसमें नाम है। इससे पहले भी मलिक रियाज ने अपने हवाले से होने वाली ऑडियो लीक के ऊपर कोई वजाहत नहीं दी थी, तो अब जो उनकी ऑडियो लीक आई है इसके बारे में भी उन्हें वजाहत देनी चाहिए। उनका बनता है कि वो बताएं कि ये बात सच है या झूठ है, रिश्वत थी या ये कोई नजराना था या कोई, क्योंकि नजराना भी हो सकता है। बहुत से लोग ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ा रहे, गड्डी तू मंगवा दे, पेट्रोल मैं पवानी है, उसको पैरोडी में कहते हैं हीरा तू मंगवा दे और अंगूठी में आप बनवानी है, ये मुझे हीरा दे दे और मैं आपका दफ्तर खुलवा देती हूँ। तो ये इस किस्म की, यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी करप्शन का गढ़ बना हुआ था। हाँ साहब वैसे ईमानदारी के बड़े किस्से सुनाते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर बराह रास्त उनका नाम जो है इस करप्शन के मामले में आ रहा है। दूसरी अहम स्टोरी के खान साहब बनीगाला पहुंच गए हैं। वो पेशावर से हेलीकॉप्टर के जरिए बनीगाला पहुंचे। उनको ये डर था कि उन्हें रास्ते में गिरफ्तार न किया जाए, तो त्यारा उनका हेलीकॉप्टर बनीगाला के अंदर लैंड हुआ है। इजलास हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और उस इजलास में क्या हुआ है, उस इजलास की भी कहानी सुन ले। उस इजलास का एक निगाती एजेंडा है कि मुझे गिरफ्तारी से बचाएं, और लॉन्ग मार्च वाली कहानी जो है वो तो आपको बताया कि अब उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के पास करने को कुछ नहीं रह गया। तो एक तवील इजलास हुआ जिसमें तमाम कोर कमेटी को बुलाया गया, गर्मा गर्म बहस भी हुई। उसमें खान साहब ने बहुत से लोगों से ओथ लिया और ये कहा गया कि जनाब मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर सब लोग बाहर निकलेंगे, शदीद रद्दमल देंगे, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को बाहर निकालें, क्योंकि मुझे पता है हुकूमत मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। तो लोगों ने कहा खान साहब फिक्र न करें। तो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। यानी एक तरफ वो हुकूमत को नहीं मानते और इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, लेकिन पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर के सामने उन्होंने ना जाने का फ़ैसला किया, यानी अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक या तरदीद करने वो नहीं जा रहे कि स्पीकर को जो फ़ैसला करना है वो कर लें।
शाह महमूद कुरैशी ने इजलास के बाद बताया कि जनाब हमें पता चला कि 250 लोग हीट वेव से बेहोश हो गए थे, जिसका मतलब है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी गर्मी है और साढ़े को लॉन्ग मार्च में तो गर्मियाँ कर लो। तो इसका मतलब ये बात 2 पॉइंट पर उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। एक ये कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, और फैसला अगर आ भी गया तो गर्मी तो कहीं नहीं जा रही। तो गर्मी की वजह से चूँकि पिछले इजलास में हमारे पिछले लॉन्ग मार्च में 250 लोग बेहोश हो गए थे, तो अब हमने गर्मियाँ निकाल के ही करना। कहने वाले कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने फैसला ये किया है कि 3-4 माह वो इंतज़ार करें। हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से काफ़ी अंडर प्रेशर है, और अगर ये 3-4 माह हुकूमत रही तो इनका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा और ये हुकूमत अनपॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि जिस किस्म के फैसले कर रही है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है, लोड शेडिंग इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और अब बजट आना है तो उसके बाद एकदम महंगाई का तूफान आना है, और फिर IMF की तरफ से अभी कोई हतमी बात नहीं कि वो पाकिस्तान को किस देगा या नहीं देगा। तो अगर 3-4 माह गुजार लिए जाएं तो देखा जा सकता है। तो इस पर अब खान साहब, जाहिर है वो जो खान साहब का लॉन्ग मार्च था वो हो गया है यानी फ़ारग, और अब खान साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं करना। अब उन्हें सिर्फ एक बात की फ़िक्र है कि इस दौरान मुझे आराम से रहने दिया जाए, कहीं मुझे पकड़ ना लिया जाए। राना सलाउल्लाह ने बयान दिया कि हम बनी गाला खुशामदीद कहते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, और उनको पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। जब उनकी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी तो इसी सिक्योरिटी के ज़रिए उन्हें बड़े एहतराम के साथ गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये नाल तो उन्होंने दा तरा ही निकल गया वो, यानी राना सलाउल्लाह मारना कम और घसीटना ज़्यादा। लॉन्ग मार्च में भी उन्होंने भेजी तो उसका मकसद डराना था किसी का, और उसमें कामयाब रहे। और पुलिस ने जो तहरीक इंसाफ के लोगों पर जो लाठीचार्ज किया उसमें गोली नहीं चली, मना किया होता कि आपने वेपन नहीं लेके जाना, तो उसमें भी हुकूमत किसी हद तक कामयाब रही कि तहरीक इंसाफ के लोग डर गए। पंजाब से तो बिल्कुल ही हवा निकल गई और लोग घरों से नहीं निकले। इनका लीडर डरपोक को उनके फॉलोअर्स कहाँ होते हैं बहादुर, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी नहीं निकले, और लीडर भी डर रहा है कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना किया जाए। तो लीडर को सबसे ज़्यादा सब लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे गिरफ्तारी से बचाओ, और अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया किसी वजह से तो फिर तुम पूरे पाकिस्तान तहस नहस कर देना, अग्गा ला देना और पता नहीं की कुछ कर देना। और सब ने कहा जी जनाब हम आपके साथ हैं। वही लोग जो मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगने का बायस बने, वही लोग आजकल इमरान खान के साथ हैं, और वो उनको उसी तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पर उन पर आर्टिकल 6 लगना ही लगना है। दोनों तरफ इस पे काम हो रहा है, यानी हुकूमत भी उनकी गिरफ्तारी के लिए कानूनी मशवरे कर रही है, और ताकतवर हल्के भी ये देख रहे हैं कि खान साहब ने कहाँ कहाँ अपने हदूद से तजावज़ किया है। गो वो इस वक्त उन्हें लिफ्ट नहीं करा रहे, लेकिन चीज़ें तैयार करके रखने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर खान साहब वापस से बाहर होते हैं और इन हल्की हल्की डोजेस से, यानी हल्की हल्की मौसीकी, एक ऑडियो लीक दूसरी ऑडियो लीक, थोड़ा तरा कर देता, थोड़े डंडे मारते, अगर खान साहब इससे समझ गए तो ठीक है, और अगर नहीं समझे तो फिर बाकी के काम तैयार हैं और हुकूमत सख्ती कर सकती है, क्योंकि ये तय हो गया है कि मौजूदा हुकूमत ने चलना है और फ़ौज ने इसका साथ देना है, और फ़ौज इनको अगले साल इलेक्शन यानी जब तक इंतखाबात की डेट नहीं आती इनको सपोर्ट करेगी। गैर एलानिया इस बात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। खास साहब इस मामले में इस खेल से बाहर हो चुके हैं, तो खास साहब इस खेल से बाहर होने के बाद अब सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जेल में न डाल दिया जाए, उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े, उन्हें करप्शन के उनको अपनी हुकूमत की सफाइयाँ न देनी पड़े, यानी जो कुछ वो कर चुके हैं, यानी अपनी कारकर्दगी का कहीं उन्हें जवाब न देना पड़े। कारकर्दगी और करप्शन दोनों मामला सामने है, तो इन्ना शोर जड़ा उन्होंने पाया इसलिए डाला था कि अगर वो इक़्तिदार से निकालेंगे तो फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने इस काम को रोकने के लिए ही इतना अरसा शोर मचाया, और बैक टू बैक उन्होंने दो तीन दर्जन जलसे कर दी। वो रोज़ हुकूमत के ऊपर इसी तरह इसलिए अटैक करते हैं कि उनको ना पकड़ा जाए, तो वो इसमें कामयाब रहे हैं कि हुकूमत ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, वरना हो सकता है इससे पहले वो गिरफ्तार हो जाते। अब हुकूमत अपने मामलात में उलझी हुई है, बहुत सारी चीज़ें अंडर द कारपेट भी चल रही हैं, ओवर द कारपेट भी चल रही है। तो 2 स्टोरियाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, स्टोरियाँ और भी हैं जो कि अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा।
इस ऑडियो लीक के बाद हुकूमती हलकों में तो इत्मीनान की लहर है कि उन्होंने खान साहब को बेनकाब कर दिया है और उन्हें करप्ट साबित कर दिया है। एक बार फिर उनके ऊपर जवाब देना लाजम हो गया कि वो ये बताएं कि उनकी घर के लोग या अहलिया इस करप्शन में मुलव्वस थी और वो खुद इसको लीड कर रहे थे। तो ज़ाहिर है वो कहाँ मानेंगे इस बात को जब तक डंडा ना चले। डंडा पीर बिगड़े तिगड़िया था। वैसे तो ये इल्ज़ामात की सियासत हमारी बड़ी पुरानी है और जब तक ये किसी अदालत में साबित नहीं हो जाते, जब इसके ठोता और वो नीयत के साथ एविडेंस के साथ अदालत में नहीं ले जाता, इसको महज इल्ज़ाम ही समझा जा सकता है। अगर हुकूमत उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है तो फिर इसको साबित करना भी हुकूमत का काम है, खान साहब का काम नहीं है। लेकिन हुकूमत समझिए कि अब ये खान साहब का काम है। जो वो करते थे खान साहब के, वो भी इल्ज़ाम लगाते थे और फिर ये तोक़ो करते थे कि जनाब अपोजिशन साबित करेगी इसको। तो जो उन्होंने किया वही मौजूदा हुकूमत कर रही है। तो इसे टिट फॉर टैट कह लें या फिर कह लें कि ये गलत रवायत है जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत भी कारबंद रहने की कोशिश कर रही है। तो खान साहब ने फड़े जाना है, आज फड़े जान, कल फड़े जान, परसों फड़े जान। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? पूरा जोर लगाएगी अब कि हमारे लीडर को गिरफ़्तार ना किया जाए, या फिर उनकी गिरफ़्तारी के बाद वो बाहर निकलेगी। अगर मेरा गुमान नहीं कि खान साहब गिरफ़्तार हो गए तो फिर वो सजे खबे कोई नहीं मिलना। जिस तरह नवाज शरीफ गिरफ़्तार हुए थे तो उनके बड़े करीबी साथी भी उनके 25-25 किलोमीटर दूर तक नहीं पाए जाते थे। ये पाकिस्तान की तारीख है, सियासी तारीख है। ये लिखा हुआ रिटन ऑन दी वॉल कि जब लीडर गिरफ्तार हो जाता है तो फिर बाकी के लोग जो है वो सरेंडर कर जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं। भट्टो साहब को भी जब गिरफ़्तार किया गया तो जो क़यादत थी वो गायब हो गई। बड़े बड़े लोग जो कि उनका दम भरते थे वो नज़र नहीं आए। और उनकी बेटी और अहलिया नुसरत भट्टो और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, ये दोनों ख़वातीन जो है वो उनके लिए जदोजहद करती रही। और फिर जब नवाज शरीफ गिरफ़्तार हुए तो उनके लिए भी कलसूम नवाज़ को बाहर निकलना पड़ा। तो खान साहब अगर पड़े गए तो बुशरा बीबी को फिर बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर खान साहब के बच्चे लोग बोल रहे हैं, जितने लोग वो दावे कर रहे हैं, ये सब जो है ये क्या कहते हैं कि ये वक्त के चढ़ते सूरज को पूजने वाले हैं, चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले हैं। और जब तक सूरज जो है वो ढल नहीं जाता तब तक ये उसको सलाम करते रहेंगे। और ख़ास साहब का सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है। अगर वो ढल गया तो ये सारे उस सूरज के साथ ही गुरूब हो जाएंगे। दीजिए इजाज़त। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।